Hello everyone, this is पूजा शर्मा फ्रॉम पूजा शर्मा क्लासेस। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं हिंदी के, इनको हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे जो कि आपके 2011 से लेकर और आपके 2022 तक के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को हम यहाँ पे कंप्लीट डिस्कस कर रहे हैं। तो आपको इनको अच्छे से समझ कर चलना है और आपके जो एग्ज़ाम में प्रश्न हैं 40% आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आते हैं, तो आपको इनको अच्छे से समझकर चलना है। तो यहाँ पे आपके 300 प्लस क्वेश्चन हो जाते हैं जो आपके सभी PYQ हैं इनको मिला करके। तो आपको इनको अच्छे से समझना है और आपको अपनी तैयारी को अभी से स्टार्ट कर देना है। आपको अपने UP टेट की तैयारी में अच्छे से जुड़ जाइए, अच्छे से अपनी तैयारी को कीजिए। तो हम यहाँ पे बात करते हैं इस पेपर की। तो यह पेपर आपका हिंदी का है और यह पेपर आपका, यह डेट है इसकी 23 फरवरी 2014। तो 2014 का यह पेपर है, तो इसको मैं आपको यहाँ पे कंप्लीट कराऊंगी। तो मैंने आपको यहाँ पे जो आपके 2019 है, 2019, 2018, 2017 और आपके 2016 में आपकी 2 बार परीक्षाएं हुई थी, एक आपकी दिसंबर में और एक आपकी फरवरी में। तो उसको भी मैंने आपको यहाँ पे करा दिया है, तो आप उसको देख लेना। ठीक, मैं लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो आज हम करेंगे यहाँ पे 23 फरवरी 2014 का पेपर। तो आप इनको अच्छे से समझिए। आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 1 आता है। तो यहाँ पे बताना है कि संकर शब्द किसे कहते हैं। जो आपका संकर शब्द होता है उसके बारे में बताना है। तो जो संकर शब्द होता है क्या होता है, तो यह आपका ग्रामीण भाषा का शब्द होता है, संस्कृत भाषा का शब्द होता है, या फिर ग्रामीण व संस्कृत भाषा के कुछ विशेष शब्द होते हैं, या ऑप्शन 4 आता है आपका कि दो भाषा के शब्दों से मिलकर बना शब्द आपका संकर शब्द कहलाता है। तो इसका सही आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर 4 कि जो आपका संकर शब्द होता है वह दो भाषा के शब्दों से मिलकर बना शब्द आपका संकर शब्द कहलाता है। ठीक, दो भाषाओं से मिलकर जो आपका शब्द बनता है वह आपका संकर शब्द कहलाता है। इतना आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर आपका 2 आता है। तो आपको बताना है कि सुत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए हम किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। तो जो आपका सुत शब्द है इसको हम स्त्रीवाचक बना रहे हैं, तो इसमें हम किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। तो ईय का करेंगे, ई का करेंगे, इक का करेंगे, या फिर आ का करेंगे। तो हम यहाँ पे किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। तो इसका सही आंसर है, इसको हम स्त्रीवाचक बना रहे हैं तो यहाँ पे हम आ का प्रयोग करेंगे। यानी कि क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे सुता हो जाएगा, सुता हो जाएगा। यानी कि प्रत्यय का मतलब क्या होता है इसकी मैं यहाँ पे बात करूँ तो प्रत्यय क्या होता है। प्रत्यय आपके शब्द के कहाँ लगते हैं। तो प्रत्यय आपके शब्द के अंत में लगते हैं। शब्द के कहाँ लगते हैं, यह शब्द के अंत में लगते हैं, इतना आपको ध्यान रखना है। और उपसर्ग की मैं यहाँ पे बात करूँ तो यह कहाँ लगते हैं, यह शब्द के आगे लगते हैं। शब्द के कहाँ लगते हैं, शब्द के आगे लगते हैं, इतना आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक, जो आपके प्रत्यय होते हैं वह शब्द के अंत में लगते हैं और जो आपका उपसर्ग होता है वह आपके शब्द के आगे लगता है। क्वेश्चन नंबर आपका 3 आता है। आपको बताना है कि नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ है। तो नाक का बाल होना इस मुहावरे का अर्थ बताना है। तो अधिक समीप होना, कष्ट देना, अधिक प्रिय होना, या फिर पालतू होना। तो नाक का बाल होने का मतलब क्या हो जाता है। तो इसका सही आंसर होता है आपका यहाँ पे, तो यह आपका अधिक प्रिय होना होता है। क्या होता है, अधिक प्रिय होना होता है। इसी को हम बोलते हैं नाक का बाल होना। क्वेश्चन नंबर आपका 4 आता है। यहाँ पे बताना है आपको कि अश्व का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। तो घोड़ा, घोटक, कटक, या फिर हय। तो यहाँ पे बताना है कौन सा आपका पर्यायवाची शब्द नहीं है अश्व का। तो इसमें आपका सही आंसर होता है यह आपका कटक हो जाता है। कटक आपका अश्व का पर्यायवाची नहीं होता, इतना आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 आता है आपका कि जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता उसके लिए एक शब्द कौन सा है। तो अस्थिर है,
अड़े है, यायावर है या फिर गतिशील है। तो जो एक स्थान पर टिक कर के नहीं रहता उसके लिए एक शब्द हो जाता है आपका यहाँ पे यायावर। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे सही आंसर है। यह आपका यायावर होता है जो आपका एक स्थान पर टिक कर के नहीं रहता। क्वेश्चन नंबर आपका 6 आता है, आपको इसका आंसर बताना है। यहाँ पे आपको यह एक यहाँ पे रचना दे रखी है, आपको बताना है यह किसके द्वारा रचित है। तो बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन हो जाते हैं? यह जो पंक्ति लिखी हैं उनके रचयिता आपको बताना है। तो आपके माखन लाल चतुर्वेदी होते हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान हैं, सोहन लाल द्विवेदी हैं या फिर राम नरेश त्रिपाठी हैं। तो इसका सही आंसर होता है आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2, सुभद्रा कुमारी चौहान आपकी इन पंक्तियों की रचयिता हो जाती हैं। और यह पंक्ति किसके लिए है? झांसी की रानी के लिए यह पंक्तियां हैं। कौन सी पंक्तियां हैं? बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो यह जो रचना है यह किसके द्वारा लिखी गई? यह पंक्तियां हैं तो यह आपकी सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखी गई हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आता है, यहाँ पे बताना है कि समास का अर्थ क्या है। समास का अर्थ बताना है तो संक्षेप होता है, विच्छेद होता है, विस्तार होता है या फिर नवीन अर्थ होता है। समास की हम यहाँ पे बात करते हैं तो समास का अर्थ होता है आपका संक्षेप। क्या होता है? संक्षेप होता है समास का अर्थ। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे नेक्स्ट आता है, क्वेश्चन नंबर 8 है कि भाषा के संबंध में उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है। भाषा के संबंध में जो आपका उपचारात्मक शिक्षण है इसका क्या उद्देश्य हो जाता है? तो यहाँ पे बताना है, ऑप्शन 1 आता है आपका कि भाषा प्रयोग संबंधी कठिनाइयों की पहचान करना और उनका निदान करना। ऑप्शन 2 आता है बच्चों को व्यस्त रखना। ऑप्शन 3 आता है कि बच्चों को श्रेणीवार विभक्त करना। ऑप्शन 4 आता है कि बच्चों की त्रुटियों की केवल सूची बनाना। तो इसमें आपको बताना है कि भाषा के संबंध में उपचारात्मक शिक्षण का क्या उद्देश्य है। तो इसका सही आंसर होता है यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 1 कि जो आपका भाषा का प्रयोग संबंधी कठिनाई होती है उनकी पहचान करना और उनका क्या करना? निदान करना। यही चीज़ आपकी उपचारात्मक शिक्षण के अंतर्गत आती है। हम बच्चों की कठिनाइयों को पहचानते हैं, उनका फिर बाद में उपचार करते हैं, उनका निदान करते हैं। यही आपका उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है, यही इसका उद्देश्य है। बाकी आपके गलत हो जाते हैं, बच्चों को हमें व्यस्त नहीं रखना, श्रेणीवार बच्चों को विभक्त नहीं करना और बच्चों की केवल सूची नहीं बनानी, यह चीज़ें गलत हो जाती हैं। बच्चों की हम कठिनाइयों को पहचान कर रहे हैं और उनकी समस्याओं का निदान कर रहे हैं, यही आपका उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 9 आता है कि प्रमुख भाषाई कौशल के अंतर्गत इनमें से कौन एक नहीं आता है। तो कौन सा एक नहीं आता है? तो सुनना, बोलना, हंसना, लिखना। तो आपको बताना है कि भाषाई कौशल के अंतर्गत इसमें कौन सा एक नहीं आता है। तो भाषा के कौशल की मैं यहाँ पे बात करूँ तो भाषा के जो कौशल होते हैं वह आपके 4 प्रकार के होते हैं। भाषा के कौशल की मैं यहाँ पे बात करूँ तो आपके कितने प्रकार के होते हैं? यह आपके 4 प्रकार के होते हैं। और हम यहाँ पे बात करते हैं कौन कौन से होते हैं। तो पहला आता है आपका यहाँ पे सो, फिर यहाँ पे बो, फिर आता है प और आपका आता है फिर ली। ठीक, सुबोपली, यह आपके कौशल हो जाते हैं। सो का मतलब होता है आपका यहाँ पे, सो का मतलब होता है, यह आपको यहाँ पे बताना है। तो सो का मतलब होता है यहाँ पे सुनना। क्या होता है? यहाँ पे आपका सो का मतलब होता है सुनना, सुनना। बो का मतलब होता है यहाँ पे बोलना। प का मतलब होता है पढ़ना और आपका ले का मतलब होता है लिखना। ठीक, यह आपके यहाँ पे क्या हो जाते हैं? यह आपके यहाँ पे
भाषा के 4 कौशल हो जाते हैं सुबोपली, यानी कि सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। इतना आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया आपका हंसना। यह आपका भाषा के कौशल के अंतर्गत नहीं आता। यहाँ पे सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, यह 4 कौशल हो जाते हैं हिंदी भाषा के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 10 आता है, जो आपका हिंदी दिवस है कब मनाया जाता है, इसके बारे में आपसे पूछा है। तो यहाँ पे बताना है कि 14 सितंबर को, 5 सितंबर को, या फिर आपका 2 अक्टूबर को, या फिर 26 जनवरी को। तो हिंदी दिवस मनाया जाता है, हिंदी दिवस की मैं यहाँ पे बात करूँ तो यह आपका 14 सितंबर को मनाया जाता है। हिंदी दिवस आपका 14 सितंबर को मनाया जाता है। इतना आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। और मैं इसकी बात करूँ यहाँ पे, तो 14 सितंबर कब से मनाया जा रहा है? तो 14 सितंबर 14 सितंबर 1949 से, 14 सितंबर 1949 से यह आपका मनाया जाता है। इतना आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैं और बात करूँ, यहाँ पे मैं बात करूँ इसकी, जो आपका हिंदी दिवस है, तो यह आपकी कैसी भाषा है? तो यह आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज है। जो आपकी कैसी भाषा है? यह आपकी हिंदी है। यह आपकी राजभाषा है, यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज है। इतना आपको ध्यान रखना है। और भी मैं यहाँ पे बात करूँ तो भाग कौन से में आती है? तो यह आपकी भाग 17 में आती है। आर्टिकल की मैं यहाँ पे बात करूँ, यानी अनुच्छेद की मैं यहाँ पे बात करूँ, तो यह आपका 343 से लेकर 351 तक आता है। इतना आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। और हिंदी भाषा में आपकी कितनी भाषाएं हैं? तो 22 आपकी क्या हो जाती हैं? भाषाएं हो जाती हैं। इतना आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर आपका 11 आ जाता है। तो यहाँ पे बताना है कि काव्य शिक्षण का उद्देश्य है। तो काव्य शिक्षण का क्या उद्देश्य होता है? तो भाषा में प्रयुक्त होने वाले विराम चिन्हों से परिचित कराना। ऑप्शन 2 आता है कि व्याकरणिक नियमों की जानकारी देना, या फिर संगीत कला में निपुण बनाना, या रसानुभूति एवं आनंदभूति कराना। तो काव्य शिक्षण का उद्देश्य आपको बताना है क्या हो जाता है? तो इसका सही आंसर होता है यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 4। यह आपका रसानुभूति और आनंदभूति कराना होता है। यह आपका काव्य शिक्षण का उद्देश्य हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 12 आता है। तो यहाँ पे बताना है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो कौन से वाक्य में आपका विशेषण का प्रयोग हुआ है, यह बात आपको बतानी है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन 1 आता है कि राम जाता है, सीताफल खाती है, मेरी गाय काली है, या फिर जल्दी उठना स्वास्थ्यवर्धक होता है, यह आपको बताना है। तो यहाँ पे आपसे विशेषण के बारे में पूछा है। तो विशेषण की मैं यहाँ पे बात करूँ तो विशेषण आपके कितने प्रकार के होते हैं? तो विशेषण आपके 4 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे आपसे पूछा है विशेषण के बारे में, तो कौन से शब्द में यहाँ पे विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाता है। यहाँ पे जो काली है, मेरी गाय कैसी है? काली है। तो काली शब्द आपका क्या हो जाता है? विशेषण हो जाता है। किसी भी चीज़ की विशेषता बताना, यही चीज़ आपकी विशेषण कहलाती है। राम जाता है, इसमें कोई विशेषण नहीं है। सीताफल खाती है, इसमें नहीं है। जल्दी उठना स्वास्थ्यवर्धक होता है, यह भी नहीं है। मेरी गाय काली है, यह आपका क्या हो जाता है? विशेषण हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है। विशेषण आपके 4 प्रकार के होते हैं। तो 4 प्रकार में मैं यहाँ पे बात करूँ तो सार्वनामिक विशेषण होता है, गुणवाचक विशेषण होता है, संख्यावाचक विशेषण होता है, और आपका परिणामवाचक विशेषण होता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर आपका 13 आता है। आपको इसका आंसर बताना है। तो नाटक शिक्षण में कक्षा अभिनय प्रणाली के प्रयोग से, नाटक शिक्षण प्रणाली में कक्षा अभिनय के प्रयोग से क्या होता है? तो यहाँ पे शिक्षक एवं बच्चों का समय व्यर्थ होता है। पत्रानुसार बच्चों के द्वारा अभिनय से सीखने की प्रक्रिया में तेजी आती है, या बच्चों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो नाटक शिक्षण में कक्षा अभिनय प्रणाली के प्रयोग से क्या होता है? तो इसका सही आंसर होता है आपका यहाँ पे
ऑप्शन नंबर 2 सही होता है कि जो पत्रानुसार बच्चों के द्वारा अभिनय से सीखने की प्रक्रिया में क्या आती है, प्रक्रिया में तेजी आती है, सीखने की प्रक्रिया में तेजी आ रही है किस चीज़ से, जो आपकी कक्षा अभिनय प्रणाली है इससे। इतना आपको ध्यान रखना है, तो ऑप्शन 2 आपका सही आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 आता है, यहाँ पे बताना है कि निम्न शब्द में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है। कौन से शब्द में आपका यहाँ पे अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है, यह बात आपको बतानी है। तो वाहनारूढ़ में, सत्ताधीश में, गंगा जल में या फिर रेखा चित्र में। तो अधिकरण कारक की मैं यहाँ पे बात करूँ तो कौन से कारक का यहाँ पे प्रयोग हुआ है, तो इसका सही आंसर होता है आपका वाहनारूढ़। वाहनारूढ़ में आपका अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है, यानी कि वाहन पर आरूढ़, इसमें आपका अधिकरण तत्पुरुष हो जाता है। इतना आपको ध्यान रखना है। गंगा जल की मैं बात करूं तो गंगा का जल, इसमें आपका कौन सा हो जाता है, तो इसमें आपका संबंध तत्पुरुष होता है, संबंध तत्पुरुष होता है। इतना आपको ध्यान रखना है, तत्पुरुष होता है, इतना ध्यान रखना है। और जो वाहनारूढ़ है इसमें आपका अधिकरण कारक हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है कि किस रस को हम रसराज कहते हैं। तो किस रस को हम रसराज कहते हैं, यह बात आपको यहाँ पे बतानी है। तो श्रृंगार रस को कहते हैं, वीर रस को कहते हैं, हास्य रस को कहते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो किस रस को हम रसराज कहते हैं, तो इसका सही आंसर होता है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस है, इसको हम रसराज कहते हैं, रसों का यह राजा होता है, यह आपको ध्यान रखना है। यहाँ तक बात क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 16 आता है। यहाँ पे बताना है आपको, जो आपका घनानंद है, तो घनानंद को किस युग का कवि माना जाता है। घनानंद है, इनको किस युग के कवि माना जाते हैं, यह बात आपको बतानी है। तो यह आपके आदिकाल के कवि हैं, भक्ति काल के कवि हैं, रीति काल के कवि हैं, या फिर भारतेंदु काल के कवि हो जाते हैं। तो घनानंद की मैं यहाँ पे बात करूँ तो यह आपके रीति काल के कवि हो जाते हैं। कौन से कवि हैं, रीति काल के कवि हो जाते हैं, इतना आपको ध्यान रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है। तो यहाँ पे बताना है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको यहाँ पे बताना है, कौन सा शुद्ध वर्तनी यहाँ पे हो जाती है। तो यहाँ पे आशीर्वाद होता है, आशीर्वाद होता है, आशीर्वाद होता है, या फिर आशीर्वाद होता है। इसको हम किस तरीके से लिखते हैं आशीर्वाद को, यह बात आपको यहाँ पे बतानी है। जो आपका लास्ट ईयर एग्जाम हुआ था इसमें से आपके 5 क्वेश्चन बने थे, इतना आपको ध्यान रखना है शुद्ध वर्तनी से। तो आपको शुद्ध वर्तनी पर अच्छे से फोकस करके चलना है। तो यहाँ पे बताना है कि शुद्ध वर्तनी में आपका आशीर्वाद है, इसको हम किस तरीके से लिखते हैं। तो इसका सही आंसर होता है यहाँ पे, इसको हम कैसे लिखते हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाता है। इसको हम आशीर्वाद लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, आशीर्वाद लिखते हैं, यानी कि वहाँ पे आपका रा उड़ाते हैं, यही आपकी शुद्ध वर्तनी हो जाती है। इतना आपको ध्यान रखना है, बाकी आपके सभी यहाँ पे गलत हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 18 आता है। आपको बताना है कि को किस कारक चिन्ह का बोध होता है। को से मतलब किस कारक चिन्ह का बोध हो रहा है, यह बात आपको यहाँ पे बतानी है। तो कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, या फिर अधिकरण कारक। तो को से किस कारक का बोध होता है, तो इसका सही आंसर होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे 1 सही हो जाता है। को से आपका कर्म कारक होता है, यानी कि कर्ता ने कर्म को यानी कि जो आपके कर्म होते हैं इसका क्या होता है, यह चिन्ह आपका को होता है। इतना आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। और मैं यहाँ पे बात करूँ कारक की, तो आपके कारक की मैं यहाँ पे बात करूँ तो हिंदी में आपके कारक कितने होते हैं, हिंदी में कारक आपके 8 प्रकार के होते हैं। और आपकी संस्कृत में कारक कितने होते हैं, तो संस्कृत में आपके कारक 6 प्रकार के होते हैं। इतना आपको ध्यान रखना है। यहाँ तक बात क्लियर। जो कर्म कारक है यहाँ पे को का चिन्ह का बोध करा रहा है, और कारक आपके हिंदी में 8 प्रकार के होते हैं। और संस्कृत की मैं बात करूँ तो यह आपके 6 प्रकार के हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आता है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे का उपनाम है, तो इसका आपको उपनाम बताना है, क्या इनका उपनाम हो जाता है। तो ऑप्शन 1 आता है आपका हरिओध होता है,
निराला होता है, अज्ञेय होता है या फिर गुलेरी होता है। तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का जो आपका उपनाम होता है तो यह आपका अज्ञेय होता है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, यह इनका उपनाम हो जाता है। हरिओद की मैं यहाँ पे बात करूँ तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हो जाता है। क्या हो जाता है इसकी मैं यहाँ पे बात करूँ तो हरिओद की मैं यहाँ पे बात करूँ तो उपाध्याय सिंह यह हो जाता है, यानी अयोध्या सिंह उपाध्याय हो जाता है। ठीक, निराला की मैं यहाँ पे बात करूँ तो निराला की बात करूँ तो इसका क्या हो जाता है तो यह आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हो जाता है। क्या हो जाता है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हो जाता है। और गुलेरी की मैं यहाँ पे बात करूँ तो चंद्रधर शर्मा हो जाता है। क्या हो जाता है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी हो जाता है। इतना आपको ध्यान रखना है। और अज्ञेय आपका क्या होता है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय होता है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 20 आता है। आपको बताना है कि बिहारी के प्रसिद्ध हैं, तो बिहारी के क्या प्रसिद्ध होते हैं तो कवित्त, सवैया, पद या फिर दोहा। तो बिहारी के क्या प्रसिद्ध हैं तो इसका आंसर होता है आपका यहाँ पे इनके पद प्रसिद्ध हैं, सॉरी यहाँ पे इनके दोहा प्रसिद्ध हो जाते हैं। बिहारी के क्या प्रसिद्ध हैं, दोहा प्रसिद्ध हैं। और इनकी मैं यहाँ पे बात करूँ तो यह किस काल के कवि हैं तो यह आपके रीतिकाल के कवि हो जाते हैं, रीतिकाल के कवि हो जाते हैं। इतना आपको ध्यान रखना है। और मैं यहाँ पे बात करूँ इनकी बहुत ही प्रसिद्ध एक जो रचना है वह उसका नाम है सतसई। क्या है, सतसई है, यह आपको ध्यान रखना है। यहाँ तक बात क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है। और इनके दोहों की संख्या की मैं यहाँ पे बात करूँ तो 719 इनके क्या हो जाते हैं, दोहा हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है। यहाँ पे बताना है कि जो पुनर्जन्म शब्द है इसका सही संधि विच्छेद क्या हो जाता है। तो यहाँ पे आपका पुनः धन अजन्म होता है, पुनः धन जन्म होता है, पुनर्धन जन्म होता है, पुनर्धन जन्म होता है या पुनः धन आजन्म होता है। तो पुनर्जन्म का संधि विच्छेद क्या हो जाता है तो इसका सही आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर 1, पुनः धन जन्म होता है। क्या होता है, पुनः धन जन्म होता है इसका संधि विच्छेद। तो इसमें मैं यहाँ पे बात करूँ तो इसमें कौन सी संधि हो जाती है तो इसमें आपकी यहाँ पे विसर्ग संधि हो जाती है। कौन सी संधि है, यहाँ पे आपकी विसर्ग संधि हो जाती है। क्योंकि यहाँ पे आपका क्या लगा है, यह आपके विसर्ग लगे हुए हैं तो इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम विसर्ग बोलते हैं, इसलिए यह आपकी विसर्ग संधि हो जाती है। तो इसका संधि विच्छेद पुनः धन जन्म होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 22 आता है। यहाँ पे बताना है आपको कि जो आपका शोक है यह किस रस का स्थायी भाव होता है तो यह आपका शांत रस का होता है, करुण रस का होता है, हास्य रस का या फिर वीर रस का। तो शोक की मैं यहाँ पे बात करूँ किस रस का स्थायी भाव होता है तो इसका सही आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर है। यह आपका करुण रस का स्थायी भाव हो जाता है। किसका होता है, करुण रस का स्थायी भाव होता है। इतना आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। शांत रस की मैं यहाँ पे बात करूँ तो इसका स्थायी भाव क्या होता है तो इसका स्थायी भाव आपका निर्वेद होता है। क्या होता है, निर्वेद होता है शांत रस का स्थायी भाव। और हास्य की मैं बात करूँ तो हास्य होता है। वीर की मैं यहाँ पे बात करूँ तो वीर का आपका उत्साह हो जाता है, वीर का आपका उत्साह हो जाता है। इतना आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो शोक का जो स्थायी भाव होता है क्या होता है, करुण होता है। और रसों का रसराज किसे कहते हैं तो हम श्रृंगार रस को कहते हैं। और श्रृंगार रस का स्थायी भाव आपका रति होता है। इतना ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर आपका 23 आता है। तो यहाँ पे बताना है कि सूरदास ने किस भाषा में सूरसागर की रचना की है। सूरदास ने जो सूरसागर आपकी यह है रचना तो यह किस भाषा में की गई है इसकी रचना तो अवधी भाषा में, ब्रज भाषा में, खड़ी बोली में या फिर राजस्थानी में। तो सूरदास हैं, इनकी भाषा की जो रचना है सूरसागर की तो यह आपकी ब्रज भाषा में की गई है। किस भाषा में, ब्रज भाषा में की गई है। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है। तो दोहा में कितनी मात्राएं होती हैं, दोहा में कितनी मात्राएं होती हैं यह आपको बताना है। तो 24 होती हैं, कितनी, 24 होती हैं।
या फिर 26 होती हैं, 28 होती हैं या फिर 30 होती हैं। तो दोहा में कितनी मात्राएं होती हैं, इतना आपको ध्यान रखना है। तो इसमें आपकी 24 मात्राएं होती हैं। कितनी मात्राएं होती हैं? 24 मात्राएं होती हैं। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे 24 मात्राओं की मैं यहाँ पे बात करूँ तो प्रथम और तृतीय पद में 13 और 11 मात्राएं होती हैं, और आपका यहाँ पे इनको मिला करके आपकी 26 मात्राएं, सॉरी 24 मात्राएं हो जाती हैं। 24 मात्राएं हो जाती हैं, इतना आपको ध्यान रखना है। तो प्रथम और द्वितीय पद में आपकी 13, 11, इसी तरीके से द्वितीय और चतुर्थ पद में इसी तरीके से आपकी चलती हैं। तो 13, 11 का सिस्टम होता है यहाँ पे। तो इतना आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर आपका 25 आता है। तो जो अच्छे कल जो अच्छे कल की बात नहीं है, यहाँ पे कुल है। जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो उस शब्द के लिए एक शब्द बताना है। क्या होता है? जो अच्छे कुल में जिसने जन्म लिया है तो उसके लिए एक शब्द क्या है? तो कुलीन होता है, समृद्ध होता है, धनी होता है या फिर कृपण होता है। जिसने अच्छे कुल में जन्म लिया है उसके लिए एक शब्द होता है आपका कुलीन। क्या होता है? कुलीन होता है जिसने अच्छे कुल में जन्म लिया है। और मैं यहाँ पे बात करूँ किसकी? जो बहुत ही ज़्यादा कंजूस होता है, जो बहुत ही ज़्यादा कंजूस होता है उसको हम कृपण कहते हैं। और मैं यहाँ पे धनी की बात करूँ जो पैसे वाला होता है। और समृद्ध की मैं यहाँ पे बात करूँ जिसके पास आधार धन संपदा सब कुछ हो, वह आपका समृद्ध होता है। यह आपको ध्यान रखना है। और जिसने एक अच्छे कुल में जन्म लिया है वह आपका कुलीन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 26 आता है कि दाता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? तो इसका आपको स्त्रीलिंग शब्द बताना है। क्या होता है? तो दाती होता है, दात्र होता है, दात्री होता है या फिर धात्री होता है। तो दाता शब्द का जो स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? तो इसका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर 3। तो यह आपका दात्री हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर आपका दात्री होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 27 आता है। आपको बताना है कि लड़का पेड़ से गिरा वाक्य में कौन सा कारक है? लड़का क्या कर रहा है? पेड़ से गिर गया है, यानी कि यहाँ पे अलगाव की बात होती है। और मैंने आपको कई बार बताया है जहाँ पे अलगाव की बात की जा रही है, किसकी बात? अलगाव की बात की जा रही है, यानी कि यहाँ पे अलग होने की बात हो रही है। यह पेड़ से गिर गया यानी कि पूरी तरीके से अलग हो गया। यानी कि लड़का पेड़ से गिरा, पेड़ से पत्ता गिरा, यानी कि और छत से ईंट गिरी। इस तरीके से आपके क्या होते हैं? अलगाव की बात होती है। उसमें आपका हमेशा क्या होता है? उसमें आपका हमेशा अपादान कारक होता है। यह बात आपको ध्यान रखनी है। हमेशा आपका अपादान कारक होता है। और कारक की मैं यहाँ पे बात करूँ, हिंदी में कारक आपके 8 प्रकार के होते हैं और संस्कृत में कारक आपके 6 प्रकार के हो जाते हैं। इतना आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर आपका 28 आता है। तो पापी में कौन सा विशेषण है? तो इसमें आपको विशेषण बताना है कौन सा विशेषण हो जाता है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या होता है? तो यह आपका संख्यावाचक विशेषण होता है, सार्वनामिक विशेषण होता है, गुणवाचक विशेषण होता है या फिर आपका परिमाणवाचक विशेषण होता है। तो पापी में कौन सा विशेषण होता है? तो इसका सही आंसर होता है आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर होता है यहाँ पे आपका गुणवाचक विशेषण हो रहा है। तो यहाँ पे उसके गुणों की विशेषता बताई जा रही है। पापी क्या है? यह उसके गुण हैं। तो यह आपका गुणवाचक विशेषण हो जाता है। विशेषण की मैं यहाँ पे बात करूँ तो यह आपके 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो यह आपके यहाँ पे चारों प्रकार दे रखे हैं आपको, संख्यावाचक, सार्वनामिक, गुणवाचक और परिमाणवाचक। यह आपके चारों आपके विशेषण के प्रकार हैं। तो यहाँ पे आपका विशेषण पापी में गुणवाचक हो जाता है क्योंकि उसके गुणों की विशेषता बताई जा रही है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 29 आता है। आपको बताना है कि नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरद सी कल क्रांति थी। तो इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें आपका उपमा अलंकार होता है, रूपक अलंकार होता है, श्लेष अलंकार या फिर उत्प्रेक्षा अलंकार। तो नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरद सी कल क्रांति थी, इसमें कौन सा अलंकार हो गया? तो इसमें आपका यहाँ पे उपमा अलंकार हो जाता है। कौन सा अलंकार होता है? इसमें आपका उपमा अलंकार होता है। यहाँ पे उपमा हो रही है, इसकी विशेषताएं बताई जा रही हैं कि क्या है?
तो नवल सुंदर श्याम शरीर की यह आपकी उपमा हो रही है, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 आता है, आपको इसका आंसर बताना है कि बीजक किसकी रचना है। तो बीजक के बारे में बताना है किसकी रचना हो जाती है। तो यह आपकी सूर की है, तुलसीदास की है, कबीर की है या फिर जायसी की है। तो बीजक किसकी रचना हो जाती है, तो इसका सही आंसर होता है यह आपकी कबीर की हो जाती है। तो कबीर के बारे में मैं यहाँ पे बात करूँ तो यह आपके भक्ति काल के कवि हैं, भक्ति काल के कवि हो जाते हैं जो कबीर हैं आपके। और मैं इनके यहाँ पे इनकी बात करूँ, जो आपकी बीजक रचना है इसकी रचना कब की थी, तो इसकी रचना 1464 में की गई थी। 1464 में इसकी रचना की गई थी, इतना आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। यहाँ तक बात क्लियर। चलिए अब हम यहाँ तक हमने 30 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे और मैंने आपको यहाँ पे जो CDP है उसको कराना स्टार्ट कर दिया है, आप उनको देख लेना। मैं इनकी प्लेलिस्ट बना दूंगी सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की, मैंने एक बार और भी करा दिए हैं तो आप उनको भी देख लेना। तो यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ जो आपकी CDP है इसको मैं आपको कंप्लीट कराई रही हूँ। EVS है यह भी आपकी साथ ही साथ चली रही है। और आपके हिंदी के हैं, यह आपके हिंदी के कंप्लीट होने को आ गए हैं। तो यहाँ पे आपका 2013 का और 2011 का आपका पेपर बचा है, यह मैंने आपको 2014 का कराया है। इसके बाद में मैं आपको यहाँ पे अच्छे से CDP और EVS को भी कंप्लीट करा दूंगी, संस्कृत को भी मैं यहाँ पे कराऊंगी, मैथ के भी आपको यहाँ पे कराऊंगी। तो सभी सब्जेक्ट के आपको यहाँ पे PYQ मिलेंगे। तो आप अपनी तैयारी को अभी से स्टार्ट कर दीजिए। आपको अभी से अपने सिलेबस को, अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को लगा लेना है UP टेट की नोटिफिकेशन से पहले। ठीक, तो मिलते हैं फिर आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो आप हमसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, हम आपको आपकी हर एक कमेंट का आंसर करते हैं। तो आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, आपको यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।